जय हिंद दोस्तों। आज हम लोगों का भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो हम लोग राज्य के नीति तत्व देख रहे थे, उसी में हम लोग समाजवादी सिद्धांत तो देख लिए थे। इसी के आगे देखेंगे कि गांधीवादी सिद्धांत क्या है और उदारवादी सिद्धांत क्या है, इसको भी देखेंगे। तो जो प्रकृति और उद्देश्य के आधार पर वर्गीकरण किया गया है राज्य के नीति तत्वों का, उसको देखेंगे। डीपीएसपी का वर्गीकरण इसमें हम लोग वर्गीकरण के अंतर्गत 3 वर्गीकरण देखते थे। जो समाजवादी था, समाजवादी सिद्धांत देखेंगे। समाजवादी सिद्धांत इससे पहले हम देख चुके थे। आज हम लोग जो रिकॉल करा दे रहे हैं आपको, गांधीवादी सिद्धांत और उदारवादी बुद्धिजीवी सिद्धांत। उदारवादी सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत के अंदर हम लोग देखे थे कि समाजवादी सिद्धांत जो है उस लोकतांत्रिक समाज का खाका खींचता है, जिसमें लोक कल्याण के लिए नीतियां बनाई जाती है। इसके अंतर्गत हम लोगों ने कल जितने भी अनुच्छेद थे उसको एक क्रम के अनुसार देख लिए थे। उसमें देखे थे 39, 38 और आपके थे अनुच्छेद 41, 42 और इसी के आगे हम लोग देखे थे जीवन का उच्च स्तर बढ़ाने के लिए किन किन सिद्धांतों का प्रयोग किया या किन किन योजनाओं को इम्प्लीमेंट किया जाए, इसको भी देखे थे अनुच्छेद 47 के अंतर्गत। आज समाजवादी सिद्धांत तो देखे, आज हम लोग गांधीवादी सिद्धांत से शुरू करेंगे कि गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं। इसमें हम देखेंगे अनुच्छेद 40 और इसी में फिर देखेंगे अनुच्छेद 45 और आगे आपको देखेंगे अनुच्छेद, यहाँ पे देखेंगे अनुच्छेद 46 और अनुच्छेद इसी में देखेंगे 48 भी। अब इसमें भी इसी तरीके से देख लेंगे। इसमें भी कुछ अनुच्छेद देखेंगे, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45 और इसी के आगे देखेंगे अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 49, इस तरीके के एक एक अनुच्छेद की चर्चा करेंगे। तो गांधीवादी सिद्धांत आज देखेंगे, समाजवादी सिद्धांत तो हो चुका था। हम समाजवादी सिद्धांत को यहाँ इसको मिटाते हुए और गांधीवादी सिद्धांत आज शुरू करें ताकि जिससे स्पेस मिल जाए। गांधीवादी सिद्धांत गांधी जी का विचार था, जो राष्ट्रीय आंदोलन के समय उन्होंने योजनाओं को पुनर्स्थापित भी किया था। उनके सपनों को स्वीकार करने के लिए, उनका जो सपना था उनको साकार करने के लिए संविधान निर्माताओं ने कुछ उनके विचार को भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व में अंकित किया। और वो एक एक करके हम देखते हैं कि उनकी इच्छा क्या थी। जैसे कि आप लोग गांधी जी के एक कोट सुनते होंगे कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। भारत की जो आत्मा है कहाँ में बसती है? गांव में, क्योंकि भारत की अधिकांश जनसंख्या गांव में निवास करती है। इसलिए गांधी जी शहर को कम प्राथमिकता देके गांव का विकेंद्रीकरण की बात करते थे, जिससे गांव को शक्ति मिले, गांव अपने अनुसार उद्योग लगा सके, अपने जीवन एक का चलाने के लिए व्यवसाय कर सके, इस पे बल देते थे। तो हम एक एक करके अनुच्छेद देख लेते हैं। आइए,
अनुच्छेद अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में कहा गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 यही कहता है कि ग्राम पंचायतों का गठन करना, ग्राम पंचायतों का गठन करना, स्थानीय स्तर पर एक इकाई के रूप में सरकार का गठन करना और उस सरकार को स्वतः स्वायत्त शासन स्थापित करना, उनको शक्ति प्रदान करना, वो अपने चीज़ों का प्रयोग कर अपने शक्तियों को विकेंद्रित कर गांव का पंचायती राज व्यवस्था का सशक्तिकरण करें और जिससे उनके जीवनयापन में राजनीतिक भागीदार बढ़े, सामाजिक भागीदार बढ़े, आर्थिक रूप से जो विषमताएं हैं उसको भी दूर किया जाए। आइए एक करके देखते हैं। इसमें है ग्राम पंचायत का गठन पहला पॉइंट। और गठन करने के बाद इनको क्या होगा, इनको शक्तियां प्रदान की जाए, शक्तियां प्रदान की जाए, यही गांधी जी का प्रदान की जाए, यही उद्देश्य था। स्थानीय सरकार का विकेंद्रीकरण किया जाए, सरकार का विकेंद्रीकरण किया जाए। पंचायत का गठन करने के उपरांत उनको शक्ति प्रदान करें, उनकी शक्तियां का विकेंद्रीकरण हो सके और गांव स्तर पर, शहर न जाके गांव पे कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए जिससे जीविका चलाने के लिए व्यक्ति सक्षम बन सके। विभिन्न प्रकार के कुटीर उद्योग, मछली पालन, डेयरी पालन, इस तरीके का डेयरी उद्योग की व्यवस्था गांव स्तर पे हो। और अपनी पंचायत का गठन करने के लिए क्या है, जन भागीदारी को बढ़ाना। एक और शब्द है जन भागीदारी को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। आइए अनुच्छेद आगे देख लेते हैं। इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 43 देखेंगे। अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि कुटीर उद्योग का गठन करना, ग्राम स्तर पर कुटीर उद्योग। इसमें है ग्रामीण उद्योग, नीचे देख लेते हैं। अनुच्छेद 43 में कहा गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में कुटीर उद्योग उद्योगों का प्रोत्साहन करें। गांव क्षेत्र में ग्रामीण स्तर पे कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जाए, उसका प्रोत्साहन किया जाए। जैसे यहाँ पे देखेंगे मछली पालन, मत्स्य पालन,
मुर्गी मुर्गी पालन, हैंडलूम 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 का कार्य, इस तरीके के जितने भी कुटीर उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए डेयरी उद्योग भी लिख सकते हैं। डेयरी भी दुग्ध उद्योग, जितने भी ग्रामीण स्तर पे जो कार्य संचालित हो सकते हैं, जो विषय वस्तु वहाँ पे उपलब्ध है, उसी के अनुसार अपने उद्योग में बढ़ावा दिया जा सकता है, जिससे व्यक्ति का व्यक्तिगत जीवन स्तर सुचारू रूप से चल सके। ये चीज़ें हो गई। आगे का अनुच्छेद देख लेते हैं। इसमें इसको हम मिटाना चाहेंगे। इसी में आगे देखेंगे कि अनुच्छेद 46 देख लेते हैं। अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 46, इसमें कहा गया है कि जो कमजोर वर्ग हैं उनका शैक्षणिक और आर्थिक हितों का संरक्षण किया जाए। कमजोर वर्ग से तात्पर्य जो अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के लिए उनके शैक्षणिक और आर्थिक हितों का संरक्षण किया जाए, उनको प्रोत्साहित किया जाए। आइए आगे देखते हैं। 2-3 शब्द लिख लेंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, सूचित जनजाति के वर्गों के लिए शैक्षणिक और आर्थिक हितों का संरक्षण करना, उनको शोषण से मुक्त कराना, अनुच्छेद 46 यही कहता है जो कमजोर वर्ग है, कमजोर वर्ग कौन है? एससी और एसटी आएंगे, उनके आर्थिक और शैक्षणिक हितों का संरक्षण करना, और साथ साथ उनका जो शोषण हो रहा है, सामाजिक शोषण, आर्थिक शोषण, राजनीतिक शोषण, उसको समाप्त करना, उससे सुरक्षा प्रदान करना, शोषण से मुक्त कराना या सुरक्षा प्रदान करना, अब आइए इसी के अंतर्गत आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 47 भी देख लेते हैं। इसमें कहा गया कि जो भी खतरनाक नशीली दवाइयाँ हैं, जो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती हैं, ऐसी जो दवाइयाँ उस पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई। मदिरा पान पर रोक लगाने की बात की गई। ड्रग्स इत्यादि का प्रयोग के लिए प्रोत्साहित किया गया है। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अगर इस तरीके से गतिविधि करता है, मदिरा पान अधिक सेवन करता है, इसे प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य सरकार बाध्य होगी। क्या होगी? सरकार बाध्य होगी। आइए आगे देख लेते हैं।
स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक दवाइयाँ मदिरा, ड्रग्स, औषधियों का प्रयोग को प्रतिबंधित करता है। अनुच्छेद 47 कहता है कि व्यक्ति के स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ पाए। राज्य ऐसी व्यवस्था करेगी, अगर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य को खतरा पहुंचता है, किन माध्यम से वो खतरनाक नुकसान दवाइयाँ का प्रयोग करे जो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती हो, अधिक शराब पीता हो, मदिरा और ड्रग्स इत्यादि जो औषधियाँ हैं, इसका प्रयोग करने से प्रतिबंध लगाता है वो राज्य का कर्तव्य होगा, अगर ऐसी गतिविधि हो रही उस पर प्रतिबंध लगाए। आइए अनुच्छेद 48 देख लेते हैं। अनुच्छेद 48 गाय, बछड़ा, या अन्य दुधारू पशुओं बलि पर रोक और इसके आगे और अच्छी नस्ल गाय में सुधार के लिए प्रोत्साहन किया जाए। प्रोत्साहन किया जाए। अनुच्छेद 48 कहता है कि जो गांधी जी का सिद्धांत भी है, गांधी जी हिंसा में विश्वास नहीं करते, वो अहिंसा के पुजारी थे। तो वो कोई भी पशु हो या मानव हो, किसी के साथ हिंसा करने से रोकना। उनका सिद्धांत कहता है कि हिंसा को बढ़ावा नहीं दे सकते, अहिंसा के मार्ग को चुनते थे या चुनने का प्रयास करते थे। लोगों को यही सजेस्ट करते थे, यही सलाह देते थे कि अहिंसा का मार्ग चुने। अनुच्छेद 48 यही कहता है कि गाय, बछड़ा या अन्य कोई दुधारू दूध देने वाली जानवर हो, उसके बलि पे रोक है, उसको मारा नहीं जाएगा। बलि पे रोक लगाने की बात करता है कि उसका बलि नहीं दिया जाएगा, उसको मारा नहीं जाएगा, हिंसा नहीं की जाएगी उसके साथ। और अच्छी नस्ल जो हो उसमें सुधार किया जाए। ऐसे दुधारू पशु हों जो अच्छी नस्ल के, उनमें सुधार किया जाए समय से, जिससे
अनुच्छेद हम लोग पढ़े थे 40, उसमें पंचायत का गठन करता है। पंचायत के गठन में कार्य भी पंचायत का होता है कि अपने ही स्तर पर उद्योग की व्यवस्था की जाए। उद्योग में तो कुटीर उद्योग वगैरह, कुटीर उद्योग में दूध वगैरह, मछली पालन इत्यादि आते हैं, उसी की बात ये करता है। तो अनुच्छेद 48 गांधीवादी सिद्धांतों से प्रेरित है। आइए अब आगे का अनुच्छेद देख लेते हैं कि उदारवादी सिद्धांत में यहाँ पर देखते हैं। उदारवादी सिद्धांत देखेंगे। उदारवादी सिद्धांत में सर्वप्रथम अनुच्छेद का जिक्र करते हैं 44, जिसमें कहा गया कि राज्य के समस्त क्षेत्र पर, राज्य का जो सभी क्षेत्र हैं, भारत जो देश है, सभी पे नागरिकों के साथ समान नागरिक संहिता लागू होगी। इसमें कहा गया है कि भारत के, या तो ऐसा लिख लीजिए, राज्य के सभी क्षेत्रों पे नागरिकों के साथ समान नागरिक संहिता, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं यूसीसी। यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, इसका समान नागरिक संहिता। कहने का तात्पर्य है, कोई भी व्यक्ति किसी भी समुदाय का हो, उसके साथ समान व्यवहार किया जाएगा, समान नागरिक संहिता लागू होगी। कहने का तात्पर्य है, कोई भी किसी धर्म का हो, उस पर इक्वल कानून लागू होगा। जैसे अभी चर्चा में था कि इस्लाम धर्म में 4 शादियाँ होती हैं, तो कानून यही कहता है कि भारतीय संविधान में उल्लेख है कि सभी नागरिक, जो भी नागरिक हैं, उनको अनुच्छेद 44 यही कहता है कि उन पर भारतीय संविधान के तहत सभी लोग, कोई किसी भी धर्म जात को समान विधि अनुप्रयोग की जाएगी। सभी नागरिकों पर एक समान विधि का प्रयोग किया जाएगा। ये नहीं है कोई अलग धर्म विशेष से है, कोई अलग जाति से है, उसके साथ अलग भेदभाव किया जाएगा, उसके साथ अलग का नाम विधि का प्रयोग किया, ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 44 कहता है सभी साथ समान नागरिक संहिता लागू होगी। किंतु इस याचिका को अभी सुप्रीम कोर्ट मान्यता नहीं दी है। याचिका लगी थी इसके लिए। अभी क्योंकि डीपीएसपी हमारा ही कहता है, डीपीएसपी का जो मूल सिद्धांत क्या कहता है कि जब राज्य के पास संसाधन उपलब्ध हो जाएंगे तो वो अपने नागरिकों को समय समय पर उपलब्ध कराएगी। कहने का तात्पर्य जब राज्य सक्षम होगा तभी वह सुख सुविधाएं अपने नागरिकों को उपलब्ध कराएगा। अभी भारत के पास ऐसा मानना है कि केंद्र सरकार ऐसा मानती है कि उसके पास अभी इतनी सुविधाएं नहीं कि सभी धर्मों का अनादर करते हुए और एक साथ एक कानून ईसीसी बिल पारित कर दिया और ईसीसी बिल
पूरे संपूर्ण भारत क्षेत्र पर लागू कर दिया जाए। इस याचिका को अभी पेंडिंग में रखा गया है। आगे इस पर क्या होता है देखा जाएगा। अनुच्छेद 44 यही कहता है कि समान नागरिक संहिता सभी नागरिकों पर एक समान विधि लागू होगी। आइए आगे का अनुच्छेद देख लेते हैं। इसी में अनुच्छेद 45 देख लेते हैं। अनुच्छेद 45 कहता है कि 14 वर्ष तक के बच्चों का प्राथमिक शिक्षा प्रदान की है। 14 वर्ष के बालकों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाए। अनुच्छेद 45 यही कहता है। अनुच्छेद 49 कहता है, इसी में देखेंगे अनुच्छेद 49, राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक है उनका संरक्षण किया जाए। जो यहाँ आप देख लेते हैं, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक का संरक्षण किया जाए। जैसे लाल किला, ताजमहल इत्यादि जो राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं उनका संरक्षण करने का कार्य कौन करेगा? राज्य करेगा। आइए अनुच्छेद, इसमें एक अनुच्छेद और बचता है उसको भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 51, इसको मिटा देते हैं, ये ऊपर देख लेते हैं। अनुच्छेद 51 देखेंगे। अनुच्छेद 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था स्थापित करना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांतिपूर्ण व्यवस्था स्थापित करना। अनुच्छेद 51 कहता है जो अंतर्राष्ट्रीय में जो भारत के जितने भी संबंध होंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विदेशों अन्य राष्ट्र जो हमारे संधि होंगी, संपर्क होंगे, वो कैसा होगा? पीसफुल होगा, शांतिपूर्ण होगा। जो भी हमें वार्तालाप करना है बैठ के शांतिपूर्वक उस समस्या को हल कर लेंगे। अनुच्छेद 51 इसी बात को कहता है। और किसका प्रतीक है? उदारवादी सिद्धांत का प्रतीक है। तो आज हम लोगों ने जो डीपीएससी के राज्य के नीति तत्व हैं उनका वर्गीकरण देखा। वर्गीकरण में 3 सिद्धांत देखे। 3 सिद्धांत में था समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदारवादी सिद्धांत। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें समझ में आई होगी। तो एक बार हम तीनों का अनुच्छेद देख लेते हैं, कौन कौन से अनुच्छेद कॉमन है और कौन कौन से अलग हैं। तो हमारे एग्जाम में इसमें से आप देखेंगे गांधीवादी सिद्धांत में कुछ अनुच्छेद कॉमन मिलेंगे, उदारवादी सिद्धांत में कुछ अनुच्छेद कॉमन मिलेंगे और समाजवादी में। हमें इनमें से भिन्न अनुच्छेद को याद रखना है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछता है क्रम लगाने की कौन सा अनुच्छेद गांधीवादी सिद्धांत को फॉलो करता है, गांधीवादी सिद्धांत के प्रतीक है, या कौन सा अनुच्छेद उदारवादी सिद्धांत का प्रतीक। इसे हम आगे देख लेते हैं। समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदारवादी सिद्धांत,
इसके कुछ अनुच्छेद हैं जो भिन्न हैं, जो कॉमन थे उसको हम हटा दिए हैं क्योंकि एग्जाम में भिन्न नहीं पूछा जाता, कॉमन नहीं पूछा जाता। तो भिन्न को आप याद रखिएगा। अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 38 में कहा गया है लोक कल्याणकारी राज्य, यहाँ लिख लीजिए लोक राज्य ऐसी योजना बनाएगा जिससे लोगों का कल्याण हो। 39 में कहा गया है सामाजिक आर्थिक न्याय की बात किया है, किसकी? सामाजिक और आर्थिक न्याय हो सके। इसमें व्यक्ति के आय की असमानता को दूर करना, अवसर और प्रतिष्ठा की व्यवस्था को दूर करना। कोई बहुत अमीर है, कोई बहुत गरीब है, इनके बीच की खाई को पाटना किसमें है? लिख लीजिए इसे, आय और अवसर, और इसे की अवसर की असमानता को दूर करना, समानता को दूर करना, 39 कहता है आय और अवसर की असमानता को दूर करना। अनुच्छेद 39A में कहा गया है कि निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना। सभी व्यक्तियों को, सभी नागरिकों की, जो सभी नागरिक हैं उनको राज्य का कर्तव्य होगा कि सभी को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना। इसमें कहा गया है समान न्याय, लिखिएगा इसे, सभी समान न्याय एवं गरीबों को, समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना। कहने का तात्पर्य है कानूनी सहायता प्रदान। कोई गरीब है, अगर वो उसके साथ शोषण होता है तो सरकार उसकी तरफ से, राज्य उसकी तरफ से उसका पक्ष रखेगा कोर्ट के सामने और उसे सरकारी वकील देगा। कहने का मतलब सरकारी वकील पीड़ित को राज्य देगा। अनुच्छेद 39A कैपिटल ए याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, यह पूछता है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा इस तरीके से। अनुच्छेद 39 कैपिटल ए में कहा गया गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 41 का कहा गया है कि काम पाने का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति जो है, जिसको हर व्यक्ति को काम पाने का अधिकार, शिक्षा पाने का अधिकार, अवसर पाने का अधिकार रहता है। अनुच्छेद 41 के अंतर्गत ही मनरेगा अधिनियम 2009 का बना है। यहाँ देख लीजिएगा, इसमें है प्रत्येक व्यक्ति को, ऐसे लिख लीजिएगा, प्रत्येक व्यक्ति को काम पाने का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को काम पाने का अधिकार। जैसे अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं तो मनरेगा अधिनियम। आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि बेरोजगारी का उल्लेख भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 41 में, याद रखिएगा। आइए गांधीवादी सिद्धांत के अंतर्गत देख लेते हैं। अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायत का गठन, पंचायत का गठन। 46 में एससी एसटी के लिए
शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों का संरक्षण करना, आर्थिक हितों का संरक्षण। 43 में क्या है? कुटीर उद्योग की स्थापना, कुटीर उद्योग की स्थापना करना। इसमें उदारवादी सिद्धांत में अनुच्छेद 44 याद रखिएगा, समान ईसीसी समान नागरिक संहिता 45 में 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा, 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने का कार्य कौन करेगा? राज्य करेगा। 48 में क्या कहा गया है? पशुपालन को बढ़ावा दिया जाएगा, अच्छी नस्ल की गाय बछड़े इत्यादि को प्रोत्साहित किया जाएगा, पशु के बलि नहीं दी जाएगा, जो दुधारू पशु हैं या बछड़े हैं उनके साथ हिंसा नहीं की जाएगी। ये हुआ आपके समाजवादी सिद्धांत और गांधीवादी सिद्धांत और उदारवादी सिद्धांत। आज आशा करते हैं तो ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। तो आज का लेक्चर यहीं तक रहेगा। इसमें जो भी डाउट रहेगा आप कमेंट में पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं इसको समझ गए होंगे। आप इजाज़त दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।